So in atomic structure, we have done how to write electronic configuration. So the last part we have seen this electronic configuration of any ion. So let's say if we have to write electronic configuration of Mn2 plus, first we have to write what is the electronic configuration of Mn. Mn is 25. So 25 you are going to write. You need to check 25 is going to fit where? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. 2, 10, 18, 25, sorry, 25, 36, 54, and 86. Okay. So we can see the 25 is going to be after argon. We are going to write argon is 18 over here. Now the fourth period is going to start from S to 4S, till 3D, and then let's say we have to write 4P, then 4P. Now we are starting to fill. So 2. सब लोग अपना अपना माइक भैया ऑफ रखो, है ना, just muted, or I will mute everyone. So 18 and 2, है ना, 20, फिर क्या आ गया P5, so 25. So we don't need 4P. This is the electronic configuration of Mn2 plus. Now, what is the electronic configuration of, sorry, this is the electronic configuration of Mn. So 2 plus, so first we have to remove electron from 4s. So it is going to be equals to 18. So Ar18. 85. ठीक, यहाँ तक हम देख चुके थे. अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, Hund's rule. और maximum multiplicity. ठीक है, तो Hund's rule ये बोलता है कि जब भी मान लो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के जो है वो फिल होते हैं. एक्सेप्शंस और ऑफर रूल लास्ट क्लास में कर लिए बेटा उत्सव, ठीक है, चेक द लास्ट क्लास. Hund's rule of maximum multiplicity. ठीक, तो उसमें क्या था कि मल्टीप्लिसिटी होता क्या है, is equals to 2s plus 1, where s is total spin. टोटल स्पिन. तो जो जितना भी स्पिन आ रहा है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सबके प्लस प्लस हाफ जोड़ते जाएंगे तो टोटल स्पिन मिल जाएगा. इसका मतलब क्या है, हेंस इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन डीजेनरेटेड का मतलब क्या होता है, हैविंग सेम एनर्जी. डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब है हैविंग सेम एनर्जी. So electron will be filled, है ना, electrons of parallel spin will be filled first in degenerated orbitals. ठीक है, ये लिख लो. इसका मतलब क्या समझा देता हूँ. तो जैसे अभी D5 कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं D5. आपको पता है D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. D में कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स. तो पहले उनको ऐसे बॉक्स में बना देंगे.
ये 5 ऑर्बिटल एज ए बॉक्स बना देंगे 1 2 3 4 5. These 5 orbitals are 3dx by 3dyz 3dzx 3dx square minus y square and 3dz square. ये मैंने बताए हुए नेम ऑफ लेट्स से, है ना, ऑर्बिटल्स. तो ये हैं 5. इन सब की एनर्जी बराबर है. ऑल दीज बिलोंग्स टू, इन सबको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा 3D सबसेल, राइट. तो ये 3D सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल हैं सबकी एनर्जी बराबर है, इसलिए इनको ऐसे ड्रॉ करते हैं. अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल, rather than let's say filling like this, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किए जा सकते हैं. We are going to fill it like this. Hence number of unpaired electron, हमें unpaired electron कितना दिख रहा है 1. unpaired, unpaired मतलब जो पेयर ना हो, है ना. These are paired. So unpaired यहाँ पे 1 दिख रहा है और यहाँ पे unpaired कितना है 5. तो इनमें कौन सा सही है, ये वाला सही है. Hence number of unpaired electron equals to 5. ठीक है. तो according to Hund's rule, electrons of parallel spin will be filled first in degenerated orbital. Orbitals. क्लियर है ये बात. जैसे अगर कहीं पे भरना है मुझे P2 P4, let's say P4, if I have to fill P4, P में कितने हैं, 3 ऑर्बिटल है. So one, let's say one person can be like this. तो ये Hund's rule का वायलेशन हो जाएगा, वायलेशन ऑफ Hund's rule. अगर मैंने ऐसे भर दिया तो पहले 3 ऐसे भरूंगा, फिर 4th में पेयरिंग करूंगा. तो यस, करेक्ट. क्लियर है ये बात. यस नो, समझ में आ रहा है कैसे फिलिंग करनी है. पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर देन स्टार्टेड टू पेयर. अब इससे क्या निकल के आता है, इससे निकल के आता है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू. मैग्नेटिक मोमेंट क्या है तो पहले बता चुका हूं. Magnetic moment mu is nothing but under root n into n plus 2 Bohr magnet, where n is number of unpaired electron. ठीक है. तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं. इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा, दूसरा आप करना. ठीक है. आपका टेस्ट का टाइम टेबल आपको मिल चुका है क्या, टेस्ट का टाइम टेबल? नहीं, अभी टेस्ट होगा. ठीक है, कुछ जल्दी ही होगा. थोड़ा सा आप एक्सरसाइज भी सॉल्व करते रहो. कम से कम पहला टारगेट यही है, टेस्ट का टाइम टेबल. आपके टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट, है ना. तो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होने ही वाला है. अब ये टेस्ट होगा तो क्या करना है आपको, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं. टाइम अगर आपके पास कम है तो एटलीस्ट यू शुड सॉल्व फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव. अगर आप मेंस के हैं तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, विंडोज टू जेई मेन, गेट इक्विप्ड टू जेई मेन, गेट इक्विप्ड टू जेई मेन, एंड विंडोज टू जेई मेन. ये 4 एक्सरसाइज तो आपको कर लेनी चाहिए, राइट. तो उससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से तो स्ट्रांग हो जाएंगे. ठीक है. तो चलो अब इस पे क्वेश्चन चलते हैं. The value of magnetic moment of a particular ion is this. पहले तो ये समझ लेते हैं, which of the following violates Pauli's exclusion principle. तो कौन सा वायलेट करेगा, है ना, जहां पे दोनों पैरेलल सेम स्पिन दे रखे हैं. ये हो गया वायलेशन ऑफ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. लेट्स से अगर किसी ने बोला होता कि इसमें अबव का प्रिंसिपल का एक्सक्लूजन क्या है
है ना, अफवाह रूल इसी में। तो अफवाह के हिसाब से क्या है कि फिलिंग जो है लोअर सब ऑर्बिटल में, लोअर एनर्जी सबसेल में कंप्लीट होनी चाहिए, तो यहाँ कंप्लीट हो रही है, देन ओनली दे आर स्टार्टिंग टू फिल ओवर हियर, यहाँ पे भी हो रही है ना, देन दे आर फिलिंग, ये डी, यहाँ पे एक ही हो रहा है और दे आर स्टार्टिंग टू फिल ओवर हियर, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये अफवाह का है। किसी ने बोला हुंड्स का, लेट्स से हुंड्स का वायलेशन कहाँ पे हो रहा है, 3 रूल पढ़ाए ना, हुंड्स के रूल का वायलेशन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, पैरेलल स्पिन के होने चाहिए, इन्होंने उल्टा लगा दिया, तो यहाँ पे हो रहा है, इन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन पहले पेयर्ड कर दिए रादर देन फिलिंग लेट्स से पैरेलल स्पिन, और यहाँ पे अपोजिट स्पिन है, तो यहाँ पे भी हो रहा है, तो समझे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्या है 98? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर आयन इज 2.83 बोर मैग्नेट, ठीक है। तो ये पहले ही बोल रहे हैं म्यू की वैल्यू 2.83 है, राइट। बताओ वो आयन क्या है। तो 2.83 से पहले क्या समझना है, 2.83 सोचना है ये किसकी वैल्यू है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है लेट्स से 9, है ना। तो ये वैल्यू 9 मतलब 2.83 9 के आसपास मतलब 8 वैल्यू है, तो रूट 8 लिखा हुआ है, फॉर्मूला ये है ना, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू की वैल्यू रूट 8 हो जाएगी, रूट 8 इज 2.83। अब 8 का मतलब क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 2, तो इसके फैक्टर ऐसे लिखो तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो n की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 2। तो अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रखना है, जो ये डेसिमल के पहले जो इंटीजर लिखा होगा वही n की वैल्यू, ठीक है, समझ में आया। जो ये इंटीजर यहाँ पे आएगा वही n की वैल्यू यहाँ बनेगी, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली पता चल गया n की वैल्यू 2 है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है 2, पहले अच्छे से सुन लो, ठीक है, फिर आपका और डाउट लेंगे। म्यू रूट 8 कैसे आया, ये मैंने आपको पहले बताया 2.83 है, 2.83 का या तो स्क्वायर करके देख लो वो कितना आएगा, ठीक। अब n की वैल्यू 2 मिली तो अब हमें ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस क्या क्या है, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, Fe होता है 26, ठीक है, तो Ar फिर आया आपका 3d6 4s2 28, सॉरी 18 20 20 और ये 6 है ना 26, क्या होगा यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो ये 4s0 हो गया, 3d6 को कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6, so how many unpaired electron you can see 4, तो ये तो सही आंसर नहीं है। फिर देखते हैं निकल 2 प्लस, निकल क्या होता है 28, जिन लोगों को पीरियोडिक टेबल में 30 तक एलिमेंट याद नहीं करने, याद नहीं है, वो पहले यही याद करें, 28 हम निकल लिखा है लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिख पाओगे। तो AR 18, यहाँ पे भी ऐसे 4s2 20 और 3d8, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये 4s से निकल गए इलेक्ट्रॉन, d8 कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, सो दैट्स इट, अब हमारा आंसर मिल गया हमें, और हमें बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, निकल 2 प्लस, ठीक। अब जैसे मान लो ये पूछा गया है, इफ इन एन आयन Mn has a magnetic moment of this, the Mn is in which state, स्टेट का मतलब है Mn पे चार्ज क्या है, +2 है +3 है, क्या है ये निकालना है, और आपको ये पता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n = 3 है। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Ar 3d5 4s2, राइट, तो आप बना लो 3d5 4s2, अब आप कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो कि यहाँ पे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही रहते हैं,
तो पहले तो 4s से निकालने हैं 2, और कितने निकालने पड़ेंगे, 2 और निकालने पड़ेंगे, तो टोटल क्या हो गए 4। तो Mn शुड बी इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई। फिर से देख लो, यहां से हमें पता चल गया n की वैल्यू 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा, एंड देन वी हैव टू थिंक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी नीड टू लेट्स से रिमूव सो दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी 3। ठीक है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, आ रही है भाई सबको, क्लियर है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये क्या हो रहा है, फिर से देखो। यहाँ पे लिखा है आयन हैज मैग्नेटिक मोमेंट, एन आयन, कौन सा आयन पता नहीं है ना, यहाँ पे लेट्स से X+ है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, तो n की वैल्यू डायरेक्टली बदल गई 3। जैसे यहाँ पे निकाली थी 2, जैसे यहाँ पे निकालेंगे तो 1, ठीक है, वैसे 3। अब हमने Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, Ar 18, Mn कितना होता है 25, तो ये याद नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं लिखा जाएगा, Ar 18, फिर उसके बाद 4s2 3d5। You have to think how many electrons we are going to remove so that unpaired electrons are going to remain 3। तो 4s से तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो 2 यहाँ से निकल गए। अब उसके बाद यहाँ देखना पड़ेगा, तो 2 और निकालने पड़ेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, इसका मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब बताओ किसी को, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? क्या है डाउट, क्वेश्चन बोलो। सर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। हम्म लेकिन मैं अभी लेट आया ना, तो वो हुंस एक्सेप्शन नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं, ओन्स रूल हमने पढ़ा दिया है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा, लेट बताओ। ठीक है, नेक्स्ट और क्या डाउट है? क्षितिज, हो गया तुम्हारा डाउट सॉल्व? क्षितिज परब। हम्म सर आप वो ये जो मतलब इसमें मतलब सर इंडिकेट कैसे कर ले रहे हो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जो अभी बना रहे हो? किसमें 2 इलेक्ट्रॉन है? सर जो ये अभी आप ये बना रहे हो ना, मतलब स्पिन, मतलब कौन से स्पिन में 2 इलेक्ट्रॉन डालना है, किसमें 1 डालना है? पेयरिंग देखो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही होते हैं, हाँ। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। हुंस रूल ये कह रहा है कि जब भी पेयरिंग, जब भी आप फिलिंग करोगे तो पहले पहले 1 लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे, तो पैरेलल स्पिन के 1 इलेक्ट्रॉन डालोगे ऐसे। देन ओनली अगर एक्सेस में, जैसे मान लो 5 रूम है और 3 ही गेस्ट आए, तो हम ऐसा ना करें कि 2 गेस्ट को एक रूम में डाल दें, है ना, दिस इज रॉन्ग। सबको एक एक भैया जगह दो, एक एक रूम में। अब मान लो 6 गेस्ट आ गए, है ना, 5 रूम में, तो सबको पहले आपने एक एक जगह दे दी 5 गेस्ट को, अब छठे वाले को कहीं पेयर्ड कर दिया। ओके सर। हाँ। दिस इज व्हाट हुंस रूल इज सेइंग। ठीक है, तो भूषण ये है हुंस रूल, कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन में फिल करना है, सॉरी सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो आपको पहले पैरेलल स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर जब सारे भर जाएं तो फिर दोबारा से पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये पूरा कंप्लीट पार्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड पार्ट। अब हम आ जा रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 क्लासेस में हमने किया है, तो जिन बच्चों ने ढंग से नहीं किया है उसे दोबारा से देखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। कौन कौन सी एक्सरसाइज मैंने बताई है? फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, अगर आप जेई मेन के नहीं हो तो सब्जेक्टिव छोड़ दो, गेट इक्वल टू जेई मेन एंड विंडोज टू जेई मेन। सर ये टेस्ट वीक में रहेगा या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो मुझे मिला है लाओ मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आया था एक मिनट, वो लेकिन ऑब्वियस सी बात है, वो फाइनल है या नहीं ये जरूरी नहीं है ना, राइट?
ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट का वो सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एक आध वीक में आपको पता चल जाएगा, मतलब ठीक है। पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो जिन लोगों ने अभी तक जैसे नहीं कर पाया है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे लगो, भी है टाइम, लेकिन अब थोड़ा सॉल्व करना चालू कर दो, ठीक है। तो अब हम आते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन पे। और ये लास्ट पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, डिफिकल्ट है, तो मैं केवल उतनी बातें बताऊंगा जितनी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन, तो एक साइंटिस्ट है श्रोडिंगर, राइट। अभी तक हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, वेव नेचर होता है, ठीक है, विच वॉज गिवन बाई बोर सॉरी डी ब्रॉगली, राइट। फिर हमने ये भी पता लगाया कि वहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए केवल हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल होगा। मैंने वो एग्जांपल बताया था कि कोई एक स्टूडेंट है, उसके रहने की सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे उसकी सोसाइटी में, है ना। और सबसे ज्यादा उसमें भी कहाँ, अपने घर में, है ना, मोस्ट प्रोबेबल केस, है ना। बट दैट डजंट मीन कि वो श्योर वो वहीं पर है ना। कहीं घूम भी सकता है कोई आदमी, बाहर भी हो सकता है, मार्केट में भी हो सकता है, लाइक दैट। तो ये कंपैरिजन हमने बताया था। तो श्रोडिंगर ने क्या किया, तो ठीक है, एक इसको लिख बोलते हैं स्टैंडिंग वेव मॉडल। उन्होंने एटम को एक स्टैंडिंग वेव की तरह समझा, ठीक है। स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है समझते हैं। स्टैंडिंग वेव, तो जैसे अगर मान लो एक रस्सी लो, को दो एंड पे, है ना, बांध दो, दोनों एंड पे बंधा हो, और इसको बीच में से ऐसे खींच दो, ठीक है, ऐसे पूरा टाइटली बांध दिया। these two ends are constrained, ठीक है, both ends are constrained। तो जब आप ऐसे नीचे इसको खींचोगे तो फिर क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट लेट्स से वेव बनेगी, वो ऐसे बनेगी, ऐसे कुछ बनेगी, है ना। अब खींचोगे तो ऐसे ऐसे करके, है ना, वायर ऐसे जाएगा ऊपर नीचे, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। कंस्ट्रेंट मतलब फिक्स्ड, एक तरह से, है ना, बोथ आर एंड्स आर फिक्स्ड, ऐसे, राइट। अब इस वेव के लिए यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, है ना। जहां पे भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है उसको बोलते हैं एंटीनोड, है ना। और ये जो पॉइंट है, जो कंस्ट्रेंट है, ये क्या है इन पे, है ना, ये ऐसे कुछ आ गया, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया। अच्छा, जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, एक कॉन्सेप्ट है ना, फॉर लेट्स से वेव नेचर, फॉर वेव इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ये दो बातें अभी हम समझ रहे हैं। एक तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज एंटीनोड। अच्छा, जहां पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जाए, जैसे इस पॉइंट, है ना, राइट, ये वाला पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो है उसको बोलते हैं नोड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नोड। तो जैसे एक और बात समझते हैं, बट ये कंस्ट्रेंट है तो यहाँ तो जीरो होना ही है। जैसे अगर मान लो थोड़ा और, अगर हमने एक और वेव बनाई और वो
थोड़ा सा इस तरह से बनी लेट्स से। तो ये 2 पॉइंट क्या आ गए, यहाँ पे 2 पॉइंट, ये आ गए एंटी नोड, यहाँ पे मैक्सिमम लेट्स से एम्पलीट्यूड है। और ये वाला पॉइंट इसको क्या बोलेंगे, नोड, है ना, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 0। पहले तो इतना समझ लो, है ना, स्टैंडिंग वेव के बारे में समझा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे इनको, ठीक है। एक मिनट, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, ये जो स्टैंड वेव बना रहा हूँ ना, स्टैंडिंग वेव, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और आप खुद भी देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके। तो आई एम जस्ट सर्चिंग कि कोई मुझे ऐसा वीडियो मिल जाए जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। लास्ट फिगर के लिए ही बता रहा हूँ कि अगर हम ज्यादा मान लो एनर्जी देने लग जाएं, तो वो ये सिंपलेस्ट लेट्स से स्टैंडिंग वेव बनी थी, ठीक है, जो सबसे पहले बनाई थी, और ज्यादा एनर्जी देने लग जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर जो सेकंड केस है वो बन जाएगा। ये रुक जाओ, मैं बना दिखा रहा हूँ। ये देखो स्टैंडिंग वेव डेमो, ये तो ये देखो ये क्या बना रहा है, दिख रहा है। तो ये कह रहा है कि नोड मूव नहीं कर रहा, राइट, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है तो आपको दिखेगा ऐसे, राइट। ठीक है, तो अब मैं समझा देता हूँ थोड़ा। होता क्या है कि जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो ये एनर्जी यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, है ना। तो जब भी वेव आपने ऐसे बनाई, लेट्स से ये जैसे वेव है, नॉर्मल वेव, आपने ट्रेवलिंग वेव ऐसे देखी होगी, है ना, ऐसे जाती है, राइट। लेकिन अगर मान लो हमने, है ना, एक ऐसा लेट्स से यहाँ पे कंस्ट्रेंट रखा हुआ है ना, तो इससे क्या हुआ, ये जो रिटर्न है वो इधर रिटर्न हो गई। इसलिए जब हम जो एनर्जी दे रहे हैं तो ये इधर गई और इधर आई, राइट। ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी हमने, है ना, ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी, तो इसी में दो नोट, दो मतलब ऐसे करके बन गई, राइट। अब क्या हुआ, ऐसे ऐसे गई और फिर रिटर्न हो गई, रिटर्न हुई तो कैसे हो गई, ऐसे, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, है ना, नोड। हाँ, ये नोड स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नोड ये नहीं मूव कर रहा है, राइट, यस। तो ये स्टेशनरी वेव है। इससे उन्होंने क्या रिप्रेजेंटेशन दिया, मतलब क्या, मतलब यहाँ पे बात आई समझने वाली, उन्होंने कहा कि जो
एटम है ना वो स्टैंडिंग वेव मॉडल की तरह है। यहाँ पे न्यूक्लियस और इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रॉन की ना होने की प्रोबेबिलिटी 100% कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे नहीं होगा, है ना, एटम में, और इनफाइनाइट पे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की वेव है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है। सो वी आर अप्लाइंग स्टैंडिंग वेव मॉडल फॉर इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसका यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट पे, मतलब n इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और उसके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, उसके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आ सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाए। कुछ नोड्स भी आ सकते हैं। ये तो सबसे सिंपलेस्ट केस है ना। कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी और भी, मतलब इसको और अगर हम कर देंगे तो फिर और ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दो नोड अपीयर होने लग जाए। तो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है ये गारंटी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है ये गारंटी है, उनके बीच में भी कुछ ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन ना हो। अब इलेक्ट्रॉन का नोड से क्या लेना देना है, ठीक है। अब हम बात, ये तो हमने अपनी बात की थी स्टैंडिंग वेव मॉडल की, हम इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेते हैं। वेव फंक्शन ऑफ, है ना, लिखते हैं स्टैंडिंग वेव मॉडल फॉर एटम, वेव मॉडल स्टैंडिंग वेव मॉडल फॉर एटम। तो वेव फंक्शन of electron is represented by psi, ठीक है। nodes represents probability of finding electron is 0, finding electron is 0। तो यहाँ पे ये टर्म आता है, देखो नोड्स पे एम्पलीट्यूड 0 है तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड 0 है तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, मतलब इंटेंसिटी क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं इंटेंस लाइट, है ना, बहुत इंटेंसिटी, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना, वो जो है एक साथ गिर रहे हैं, इंटेंसिटी ज्यादा है, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है या कम है, जो भी है। तो नोड्स का मतलब क्या हो जाएगा, नोड्स का मतलब हो जाएगा जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल जीरो हो गए एक तरह से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, जीरो। इंटेंसिटी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से रिलेट हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, नोट करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कैसे आएगा, साई स्क्वायर से। जैसे कहीं इक्वेशन लिखी है y इक्वल्स टू a sin थीटा, मैंने आपको ये पहले जब वेव पढ़ा रहा था तब आपको समझाया था, ये बताया था ना, a sin थीटा ऐसे। तो y इक्वल्स टू a sin थीटा लिखा हुआ है, तो a का स्क्वायर लिखना है तो बाई स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे कर लिया है ना। तो हम यहाँ से एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर, है ना। एंड एंटी नोड्स रिप्रेजेंट्स, है ना, एंटी नोड रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो यहां से श्रोडिंगर नहीं तो निकाले ये ऑर्बिटल वगैरह एवरीथिंग जो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो एंटी नोड रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो अब हमारा काम ये है कि हमें एंटी नोड और नोड पता होने चाहिए, मतलब कहाँ पे कैसे निकालेंगे, इस पे आते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन,
अगर हमें एंटी नोड पता चल गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा है, और हमें नोड पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब जैसे अगर हमें ये पता चल गया है ना, नोड की पोजीशन बदल गई, हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है जिसमें इस डिस्टेंस पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, बाकी पूरे इस जोन में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, है ना। जितना एम्पलीट्यूड, राइट, उसी हिसाब से आपको क्या होगी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हो। ये जीरो से लेट्स से इस तरह से जोन बने। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इतनी बात किसको नहीं समझ में आई हाथ उठाओ। क्या बातें बताइए? स्टैंडिंग मॉडल को एटम से रिलेट किया है और बताया इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी कहाँ पे नहीं। अब अपने अपने डाउट पूछ लो। यस, पहले भूषण आप बोलो। बोलो जश, क्या नहीं समझ में आया? सॉरी सर, वो हाथ नीचे करना भूल गया था। ठीक है, आप नीचे कर लो। बोलो जश बेटा, क्या डाउट है? सर वो इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी वो फिर से बताओ ना। इंटेंसिटी से रिलेट किया। इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कितने सारे फोटॉन्स कितने कितने एरिया में या सरफेस एरिया पे गिर रहे हैं, यस सर। है ना। हाँ तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सर। सिमिलरली, हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हो गया एक तरह से, ठीक है। यस सर। आपको याद रखना है साई स्क्वायर, आपको याद रखना है साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर जो है वो आपको देगा ओवर हियर। चलते हैं। Nodes represents probability of finding electron is 0 and anti-nodes represent electrons where it is maximum. अब Schrodinger wave equation experiment is the same thing जो अभी हमने standing wave model बनाया है ना, उससे समझाया गया है। तो वो क्या समझाया गया है वो हम यहाँ समझा रहे हैं। भाई अपना माइक तो ऑफ कर लो जस्ट। हाँ ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको ध्यान रखने हैं। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं? तो फॉर्मूला है देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड्स, वन इज कॉल्ड स्फेरिकल नोड, one is called spherical node, radial node और nodal surface which is equals to n minus l minus 1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एंगुलर नोड और नोडल प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंगुलर नोड और नोडल प्लेन इक्वल्स टू l, total nodes is equals to, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो n minus 1। तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो ये आपसे पूछा गया, बताओ एक ऑर्बिटल है 3p, है ना, इसमें नोडल सरफेस कितनी है, नोडल प्लेन कितने हैं? तो नोडल सरफेस कितनी हो जाएंगी? n की वैल्यू 3, p के लिए l की वैल्यू 1, -1 इक्वल्स टू 1, नोडल सरफेस 1, है ना। और ऐसे p, राइट, तो उसके लिए एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे? p l की वैल्यू 1, ठीक है। तो नोडल सरफेस 1 एंड एंगुलर नोड 1। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबको याद होगा मैंने एक शेप्स ऑफ ऑर्बिटल आपको भेजा था, रिमेम्बर, है ना, डायग्राम। यस,
अब देखो इसको समझते हैं। तो नोडल सरफेस का मतलब क्या है? तो आपने ये देखा था जैसे 2p था तो 2p ऐसा दिख रहा था, लेट्स से मान लो 2px दिख रहा हूं मैं। जब हम 3p की बात कर रहे थे तो 3p क्या हो रहा था, इसके ऊपर से फिर ऐसे कैप उन्होंने लगाया है ना, बीच में यहाँ पे कलर चेंज हो गया था। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें बीच में एक ऐसे नोड बन रहा है ना, ये एक पॉइंट है जहाँ पे नोडल सरफेस आ रही है, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है ना ये। तो ये वाली जो सरफेस है ये है ना, पूरी ऐसे स्फेरिकल सरफेस, इस पे क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिलेगी, इधर मिलेगी, इधर मिलेगी, इधर मिलेगी, इधर मिलेगी, है ना। इसके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है ना, वहां पे हमें नोडल सरफेस मिलेगी। तो देख लेते हैं 2p, ये आ गया ना 3p। ये देखो इसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, ये वाली सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0। इसके फिर ऊपर है फिर नीचे है, ठीक है। तो ये एक नोडल सरफेस हो गई। अब इसमें एंगुलर नोडल प्लेन कौन सा है, मान लो ये जो p है ये px है, तो px के लिए न्यूक्लियस से जाता हुआ एक प्लेन हो गया xy प्लेन, हो गया ना, न्यूक्लियस से पास होता हुआ, सॉरी yz प्लेन जिसको कट कर रहा है, yz प्लेन। px है तो yz प्लेन मैं लिखा दूंगा अभी, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन इसको कट कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या, नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका नोडल प्लेन, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करते हैं कि नोडल सरफेस कहाँ है, नोडल प्लेन कहाँ पे, ठीक है। अभी हम लिखा देंगे आपको, राइट। फॉर्मूला याद रखना है, पूछा कि पूछेगा क्या, तो क्या जाएगा फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन और l, टोटल कितने हो गए n माइनस वन, टोटल नोड कितने हो गए यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 2। कितनी बात क्लियर है, हमने क्या समझाया आपको यहाँ पे, ठीक है, याद रहेगा नंबर ऑफ नोड्स फॉर्मूला, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन भी लिख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है कई कई बार। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन ये क्या होती है, श्रोडिंगर इक्वेशन तो उन्होंने एक इक्वेशन दी है, जैसे हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखा था, राइट, हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, ये याद रखना है, माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर m डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ओके, प्लस v साई इक्वल्स टू e साई, ठीक है। ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसमें क्या क्या हम बता रहे हैं वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें E तो है टोटल एनर्जी, ठीक है। V जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी, साई जो है वो है इलेक्ट्रॉन, लेट्स से इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, M है, राइट, M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस हो गया। ये क्या होता है,
डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर। आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया गया? नहीं। हाँ, तो ये होता है डी डी ऑफ डी एक्स डी साई बाई डी एक्स। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए इसका प्रूफ मैंने आपको नहीं बताया कैसे आया, ठीक है? ये बात कैसे आ रही है इसका छोटा सा प्रूफ भी है, लेकिन उसमें ये डिफरेंशिएशन वगैरह सब बहुत कुछ लगता है। मैंने एक बैच में बताया था और फिर उसके बाद इतनी कंप्लेन आई, किसी को कुछ समझ में नहीं आया नहीं आया। तो उसमें एडवांस मैथमेटिक्स है और आपके बेसिक्स नहीं है, तो फिर मैंने नहीं बताया। तो अब मेरे हिसाब से आपको जरूरत भी नहीं है, कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछता है, ज्यादा बस ये इक्वेशन पूछी जाएगी, ठीक है? कि और उसमें भी ऑप्शंस होंगे, तो कहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज होंगी, कहीं पे माइनस की जगह प्लस होगा, कहीं पे ये टर्म ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है? तो आप ध्यान रखना। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में बता देता हूँ। तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, सिंपल डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, जैसे एक्स के स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो डी वाई बाई डी एक्स इज 2x, ऐसा कुछ पढ़ लिया है। नहीं, कुछ नहीं तो फिर रहने देते हैं, ठीक है? इक्वेशन होती है, कुछ नहीं तो फिर उतना हम पढ़ा नहीं पाएंगे और फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा, वो टाइम सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है जहाँ पे ये साई जो है वो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और इस इक्वेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्बिटल्स की इक्वेशंस निकाली, है ना? इसको सॉल्व किया। वेरी गुड संचय, आपने अगर अच्छा है आपने किया हुआ है, वेरी गुड। बट सबने नहीं किया है ना, तो फिर रहने देते हैं, ठीक है? तो ये जो साई है वो क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की वेव बताता है। ये जो इक्वेशन है इससे क्या मिलता है? इसके सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन विल गिव, है ना, ऑर्बिटल्स। तो सॉल्यूशन पहले तो लिख लेते हैं इसमें नोट, दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, but if we will apply some boundary condition, we will obtain, है ना, finite values of psi, finite solutions, है ना, finite solutions, it means values of psi, ठीक है? तो ये जो इक्वेशन है डबल डिफरेंशिएशन की, इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आपको पता है इनफाइनाइट का मतलब, जैसे बोर ने प्रेडिक्ट किया था n = 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगी, राइट? लेकिन अगर हम कुछ कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन लगा दें तो उसमें हमें कुछ फाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, उससे निकले 1s 2s 3s, है ना, 2p 3p, लाइक दैट। दीज आर द ऑर्बिटल्स वी आर गेटिंग। दीज वैल्यूज ऑफ आई जो भी मिलेंगे, ये वैल्यूज ऑफ आई ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट, है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ऑर्बिटल्स को। जो फाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, दीज आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑर्बिटल इन वाली इक्वेशंस को। Schrodinger has derived, let's say Schrodinger has given 3 quantum number, चौथा वाला जो है वो बाद में आया। तो चौथे वाले में बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन का खुद का भी स्पिन होता है, वो अपने एक्सेस पे भी घूमता है, जैसे अर्थ घूम रही है। तो इलेक्ट्रॉन Schrodinger is given credit to now define 3
क्वांटम नंबर्स। थ्री क्वांटम नंबर्स। तो कहीं पे लिखा है साई एन एल एम, कहीं पे लिखा है साई लेट्स से 321। इसका मतलब है साई एन एल एम, एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 1 है। ठीक है, इसे लिखा हुआ है। तो साई 321, इसका मतलब एन की वैल्यू 3 2 1, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है हेंस। ठीक है, इसमें यहाँ तक कोई बात नहीं समझ में आ रही हो? बोलो बेटा। सर ये बाउंड्री के बाद क्या लिखा है? बाउंड्री कंडीशन, कंडीशन। मैं एक बार फिर से बताऊं, बाउंड्री कंडीशन मतलब? So if we will apply some boundary condition, we will obtain finite solution. L is azimuthal quantum number. नहीं, डिस्कवरी नहीं की थी, उसको डिफाइन किया। जैसे लोगों ने कुछ, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, तो बोर ने बता दिया था भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, है ना, उन्होंने बता दिए थे। ऐसे कई और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थोड़े थोड़े हिंट दे दिए थे कि ये ऐसा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा कुछ कुछ, बट उसको सिस्टमेटिकली, है ना, डिफाइन करने का जो क्रेडिट है पूरी तरह से कि ये कैसे आया, वो श्रोडिंगर को जाता है। ठीक है उत्सव। सर हम्म। एक बार ऊपर का भी दिखा दो, वो भी लिख लेता हूँ उन्स। कहाँ तक दिखाना है? वो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक, हाँ ये लिख लेते हैं, एक मिनट। सर मल्टीप्लिसिटी मतलब? 2s plus 1 where s is total spin. So number of nodes indicate where probability of finding electron is 0. Yes. What type of question will be asked in Schrodinger equation बताएंगे। ठीक है, तो देखो ये Schrodinger equation वाला पार्ट है। ये अभी हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे यहाँ पे, उससे आइडिया लगेगा, है ना। इस साई के बारे में बातें समझेंगे, राइट। थोड़ा सा है अभी टाइम। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक्स पे चल रहे हैं, आते हैं हम, चलो आगे। जो साई है वो 3 डायमेंशनल वेव है। साई क्या है? Psi is a 3-dimensional wave, right? Psi is 3-dimensional wave. तो जैसे अगर कोई एक, पहले में वेक्टर पढ़ा दिया, क्या वेक्टर पढ़ा दिया? यस, वेक्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कोई 3-डायमेंशनल वेक्टर है, लेट्स से एक्स आई कैप प्लस ना वाई जे कैप प्लस लेट्स से जेड के कैप, लेट्स से ऐसा कोई 3-डायमेंशनल वेक्टर है। सो कैन आई राइट इट्स ए सम ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है,
तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं. Psi is a three-dimensional wave which is psi x y z. It's a function of है ना 3 dimension. So it can be represented as psi x, psi y, psi z. ठीक है. समझ में आया कि psi x y z को हमने 3 वेक्टर में तोड़ लिया यहाँ पे. राइट. ठीक है, ये बात हटा देते हैं. अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट. प्रॉब्लम क्या है, एटम्स स्फेरिकल है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे एक्स वाई जेड. राइट. तो स्फीयर को डिफाइन करना इन लेट्स से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पोलर कोऑर्डिनेट और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं. तो यहाँ पे एक और चीज है. अच्छा, आपने वो पढ़ा है क्या, रोटेशन ऑफ एक्सेस. किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर हम है ना एक्सेस घुमा देंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाती थी. ऐसा कुछ पढ़ा था क्या 10th में मैथ्स में? नहीं. ठीक है, तो आगे दिखाएंगे. जैसे मान लो मैं ऐसे समझाता हूँ. जैसे कोई इक्वेशन लिखी हुई है समथिंग, और ये यहाँ पे ये इक्वेशन है लेट्स से लाइक दिस, कुछ भी है ना. लेट्स से y इक्वल्स टू 2x है. अब मैंने एक्सेस, ये वाली जो x एक्सेस है इसको थोड़ा घुमा दिया, रोटेट कर दिया. ठीक है. अब ये एक्सेस यहाँ पहुंच गई आफ्टर रोटेटिंग सम एंगल थीटा. ठीक है. तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी. जो भी ये y इक्वल्स टू 2x है ये अब चेंज हो जाएगी ना. अब इसके हिसाब से देखेंगे इस पे ये कितना पड़ रहा है. राइट. y की वैल्यू कितनी आ रही है x के हिसाब से. राइट. इट इज नॉट गोइंग टू बी सेम एज ओवर हियर, है ना. इतना समझ में आ रहा है. तो इसी तरह से अगर मान लो, अब ये तो हमने रोटेशन ऑफ एक्सेस समझा है. इसी तरह से अगर हम मान लो जो एक्स वाई जेड है इनको 3 अलग कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी. इक्वेशन अलग टर्म्स में आने लग जाएगी और वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा. ठीक है. है ना, कन्वर्जन of Cartesian coordinates to polar coordinates. Cartesian coordinates to polar coordinates. क्या होता है कन्वर्जन, देखते हैं. कि थोड़ा 3 डायमेंशन है, हो सकता है थोड़ा ना समझ में आए तो ध्यान से देखना, ध्यान से. मान लो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. लेट्स से दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. ठीक है. मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z. तो हम पहले क्या करेंगे, जब भी कोई पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, एक्स वाई प्लेन पे. तो क्या मिलेगा, z. है ना. हम इससे एक परपेंडिकुलर डालेंगे. लेट्स से वो एक्स वाई प्लेन को यहाँ कट कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी z. कैसे, ये पैरेलल लाइंस हो गई ना, ये और ये. ठीक है. तो इसको इससे जोड़ देते हैं लेट्स से. अब आप समझ जाओगे ये पैरेलल लाइंस हो गई, है ना. और यहाँ से ये ड्रॉ कर लेते हैं. है ना. या तो आप समझ गए ना, ये वाली बात यहाँ पे कट करेगी कहीं पे भी, है ना.
तो ये z आ गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब अगर मुझे, ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करो। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये 2 डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन पे है। ठीक है, अब ये 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन मतलब कोई पॉइंट है यहाँ पे बीच में एक्स वाई प्लेन में। तो क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना, एक्सिस पे। तो उससे हमें मिलेगा, लेट्स से अगर हम एक्स एक्सिस पे डालेंगे तो वाई मिलेगा, और वाई एक्सिस पे डालेंगे तो एक्स मिलेगा। तो वाई एक्सिस पे डालना है, तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर अब मैं यहाँ कैसे शो करूंगा, क्योंकि मैं 3D में डाल रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू शो लेट्स से परपेंडिकुलर लाइक दिस। ये परपेंडिकुलर डाला है, समझ में आ रहा है? पैरेलल लाइंस। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो दिस इज गोइंग टू बी वाई। I am going to let's say draw a perpendicular over here. तो ये आ जाएगा y। हाँ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये तो हो गए एक्स वाई जेड कैसे कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, राइट? अब ये तो हो गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब समझते हैं पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कन्वर्जन लेट्स से सीखते हैं। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ना, और इस पॉइंट के लेट्स से यहां से लेके ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को बोलते हैं आर। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या 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 टर्म्स आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में? पहला आता है आर, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, फिर आता है थीटा, दैट इज द एंगल विद जेड एक्सिस। इसी में समझा दे रहा हूं मैं, है ना। आर इज डिस्टेंस बिटवीन, लेट्स से डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट। थीटा इज एंगल ऑफ दैट आर वेक्टर फ्रॉम जेड एक्सिस, एंड फाई इज द एंगल, है ना, एंगल विद एक्स एक्सिस। किसका? जो इसका परपेंड, यहाँ पे हम जो भी ये वेक्टर है इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो जो भी ये एक्स वाई प्लेन में वेक्टर बनेगा उसका ये फाई एंगल विद एक्स एक्सिस। तो क्या क्या बातें समझ में आ गई, देखते हैं। पहले समझते हैं आर की वैल्यू क्या होगी। तो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीनों लेट्स से कोऑर्डिनेट इनका रूट ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ समझते हैं आर वेक्टर है, इसका अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, इसको दो वेक्टर में तोड़ रहा हूँ। लेट्स से क्या कर रहा हूँ, दो वेक्टर में तोड़ दे रहा हूँ। ये पहला लाइन खींची मैंने यहाँ से। दिस वेक्टर जो भी ये z है वो किसके बराबर आ जाएगा, r cos थीटा के बराबर, और ये वाला किसके बराबर आ जाएगा, r sin थीटा के बराबर, है ना। किसी वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक वेक्टर है तो z एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो r cos थीटा, है ना, और इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ये वाला है ना r sin थीटा, जो कि एक्स वाई प्लेन में आएगा। क्लियर है इतनी बात, यस और नो? ठीक है, तो हमें क्या पता चला, we are came to know that r cos theta equals to z, so theta equals to z by r, no, cos inverse z by r। इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे, ठीक है।
तो ऐसे थीटा निकल जाएगा। अब समझते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये जो वेक्टर है ये तो था आर कॉस थीटा, ये हो गया आर साइन थीटा। आर साइन थीटा जो वेक्टर है ये फिर से फाई एंगल बना रहा है, तो इस वाले वेक्टर को फिर से तोड़ो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा cos phi equals to x and r sin theta sin phi equals to y, है ना। इसको इससे जोड़, इससे फिर से तोड़ा तो ये हो जाएगा r sin theta cos phi और ये हो जाएगा r sin theta sin phi, ठीक है। ये दो एंगल आ गए। अब अगर आपको r थीटा पता है तो यू कैन राइट i equals to x by r sin theta, आपने पहले थीटा निकाल लिया यहाँ से, तो x by r sin theta cos इनवर्स, तो इससे थीटा निकल गया। सॉरी फाई निकल गया, फाई इज cos इनवर्स x by r sin थीटा। क्लियर है। तो हमें ये तीन कोऑर्डिनेट मिल गए, इनको बोलते हैं r थीटा फाई आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो अब जो हमने साई से यहाँ पे साई एक्स वाई जेड लिखा था, कैन बी कन्वर्टेड इनटू साई आर थीटा फाई and that can be converted into psi r dot psi theta phi. R is distance part and theta phi is angular part, है ना। distance, this is going to represent distance or radial part, and this theta phi is going to represent angular part, ठीक है। तो हमने इतना सीख लिया कि ऐसे हम एक्स वाई जेड वाली जो वेव इक्वेशन हमारी थी, है ना, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने सीखा एक्स वाई जेड को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर एक्स वाई जेड को कन्वर्ट कर लेंगे तो कोई भी फंक्शन अगर लिखा हो उसको हम आर थीटा फाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो। अच्छा, कोई ऐसा है जिसने आज ही ज्वाइन की, एक आध दिन पहले, कोई है ऐसा जिसने अभी ज्वाइन किया है? आदित्य बेटा, तो आप ऐसा करना, आप ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये कुछ नहीं समझ में आएगा आपको अभी कुछ दिनों में। हाँ, कुछ दिनों में वी आर ये आपको कवर अप करना पड़ेगा। कुछ दिनों में हम मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, वहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि बैकग्राउंड, काफी कुछ बैकग्राउंड आपको नहीं पता है। ठीक है, हाँ सर बोलो भूषण। हाँ आपने वो जेड एक्सिस और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को ज्वाइन किया ना, हम्म, तो बाद में वो थीटा और फाई कैसे लिया वो समझ में नहीं आया। ये होते हैं, जैसे एक्स का मतलब क्या है ना। एक्सेस में हमने बोला एक्स का मतलब ये है कि अगर किसी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, वाई एक्सेस पे, तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो एक्स हो गया। वैसे ही यहाँ पे डिफाइन किया पोलर कोऑर्डिनेट, आर डिस्टेंस होती है और थीटा एंड फाई क्या होते हैं, दो एंगल होते हैं। कौन कौन से एंगल? थीटा इज द एंगल फ्रॉम जेड एक्सेस एंड फाई इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सेस। फाई अगर का ये दो डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर कैसे निकाल पाएंगे। हाँ, तो ये कोऑर्डिनेट का पार्ट, फाई को कौन सा एंगल है, तो कौन सा एंगल एक्सिस फ्रॉम है। एक्स एक्सेस। अब देखो ये क्यों हमने ऐसा ऐसा किया, इससे हमें क्या पता चला, ये साई आर थीटा फाई से
और क्या बेनिफिट हो गया, तो हम बात कर रहे थे नोड्स की। किसी भी लेट्स से इक्वेशन में अगर हम साई आर की वैल्यू को 0 कर दें, है ना, साई आर इक्वल्स टू 0, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, जहां पे साई आर 0 होगा वहां पे साई स्क्वायर आर भी 0 होगा, है ना, मतलब आपको मिल जाएगा रेडियल नोड। ठीक है, साई आर इक्वल्स टू, इफ साई आर इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, साई स्क्वायर आर इक्वल्स टू 0 विल गिव रेडियल नोड। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, अभी मैं समझाता हूँ। एंड इफ साई आर थीटा फाई इक्वल्स टू 0, सॉरी थीटा फाई इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल गिव एंगुलर नोड। मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, जैसे आपके क्वेश्चन आपकी जो उसमें दे रखी होंगी, जैसे इक्वेशन ऐसे आ गया कैसी इक्वेशन दे रखी होगी, साई दिस, ठीक है, ऐसे बड़ी सी इक्वेशन, राइट, कुछ ऐसी इक्वेशन, ठीक है, ऐसे इक्वेशन दे रखी होंगी, राइट, इसमें केवल उन्होंने रेडियल साई एस डी दे रखा है। मैं एक लेट्स से क्वेश्चन ले लेता हूँ, मेरे पास बुक है, उसमें से मैंने पहले सोचा था कि आपको बता कर आके दिखाऊंगा। ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक, चलो यहाँ समझते हैं फिर से। तो लेट्स से एक इक्वेशन दे रखी है, साई, एक एग्जांपल लिख रहे हैं, साई आर इज गिवन एज 1/9√6 z/a0 3/2 4 minus sigma into sigma h2r minus sigma by 2, where sigma is 2zr by n a0, n is principal quantum number, and a0 is first Bohr, है ना, radii, which is 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसीलिए बोर को पढ़ रहे हैं। जब हमने श्रोडिंगर की इक्वेशन, श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन निकाली उससे जो रिजल्ट आए वो बोर के रिजल्ट से मैच कर रहे थे, फर्स्ट ऑर्बिट वाले, ठीक है। तो भाई इसीलिए बोर को पढ़ा जा रहा है भाई, इतना क्रेडिट दिया जा रहा है कि इन्होंने जो बात कही वो केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए कही, लेकिन उनकी बात सही थी, है ना। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए भी n=1 के लिए, है ना, बोर की जो ऑर्बिट निकल के आई वो सही निकल के आई, ठीक है। तो ये इक्वेशन दे रखी है और साई थीटा फाई भी दे रखा है, साई थीटा फाई इज गिवन एज, ठीक है। अब साई थीटा फाई इज गिवन एज फॉर लेट्स से, पहले इतना ही देखते हैं, चलो साई थीटा फाई में बताना पड़ेगा कि ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, उस पर आएंगे थोड़ी देर में। तो ये दे रखा है, तो आपसे पूछा गया बताओ रेडियल नोड कहाँ होगा, पोजीशन ऑफ रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, है ना, वो कहाँ पे होगी, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को देखो, बताओ ये कांस्टेंट टर्म है, दिख रहा है, ये 0 हो सकता है क्या, नहीं। z क्या है, एटॉमिक नंबर, अच्छा किसी को z नहीं बताओ, एटॉमिक नंबर, ठीक है। z/a0 ये 0 हो सकता है क्या, नहीं। सिग्मा, सिग्मा है 2zr/na0, ना तो n 0 है, a0 0, कुछ भी 0 नहीं है, तो ये 0 हो सकता है क्या, सिग्मा, नहीं। e की पावर -x, e की पावर -x कब 0 हो सकता है, e की पावर -x का ग्राफ ऐसा होता है, which is going to be 0 at infinite, तो ये भी 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब एक कौन सी चीज 0 होगी, 4 माइनस सिग्मा इक्वल्स टू 0 होगा। क्या होगा, 4 माइनस सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, 0, है ना। ये जो साई आर दे रखा है, ये दे रखा है फॉर 3p,
बस आप लिख लेंगे तो और psi r इक्वल्स टू 0, 4 माइनस सिग्मा शुड इक्वल्स टू बी 0। क्यों? अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू एवरीथिंग इज 0। क्लियर है ये बात? अब ये देखो इक्वेशन कितनी बड़ी लग रही थी, डिफिकल्ट सी, लेकिन अगर हमें इसका की पता है तो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा विल बी इक्वल्स टू 4, बस अब रख दो यहाँ पे ये वैल्यू 2 Z। लेट्स से ये हम बात कर रहे हैं हीलियम के लिए, और 3p ऑफ हीलियम एटम, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ZR, अभी मैं Z के टर्म्स में लिख रहा हूँ, R बाद में लिखूंगा, R डिवाइड बाई N इज 3p है ना, A0 इक्वल्स टू 4। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R विल बी इक्वल्स टू, है ना, इससे यहाँ से कट कर देंगे तो ये 2, तो 6 A0 बाई Z ये आ जाएगा। Z जो भी होगा वो डाल देंगे, तो 6 A0 बाई Z की वैल्यू 2 डाल देंगे तो 3 A0, मतलब 3 A0 डिस्टेंस पे क्या होगा, हमें नोड मिल जाएगा, ठीक है। फिर से देख लो, हमें क्या चाहिए था, पोजीशन ऑफ रेडियल नोड चाहिए थी, मतलब psi r की वैल्यू 0 चाहिए, दे रखी है psi r की वैल्यू 0, psi r का एक्सप्रेशन दे रखा है, सॉरी psi r की वैल्यू 0 नहीं दे रखी है। 0 कहाँ पे होगा, ये सब कांस्टेंट पार्ट है, ये 0 नहीं होगा, e की पावर माइनस x वाला पार्ट 0 नहीं होगा, तो यही 0 हो सकता है, दिस टर्म, ये टर्म 0 होगा। तो ये टर्म 0 होने के लिए फिर हमने निकाल लिया सिग्मा इक्वल्स टू 4, सिग्मा की वैल्यू डाल दी, ZR बाई एन ए नॉट, ZR बाई एन ए नॉट, उससे हमें R की वैल्यू मिल गई। R का मतलब है ना, वो किस डिस्टेंस पे होगा, राइट। तो ये डिस्टेंस आ गई 3a0, 3a0 पे एक हमें स्फेरिकल डिस्टेंस मिलेगी, a0 हमें क्या मिलेगी, एक स्फेरिकल डिस्टेंस मिलेगी, पूरा स्फीयर मिलेगा, किसी भी डायरेक्शन में जाओ 3a0 रहेगा, इसीलिए इसको स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, या नोडल सरफेस है कि सरफेस मिल गई है ना, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाओ, इस पे 3a0 डिस्टेंस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। क्लियर है ये बात? यस, समझ में आया? चलो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है और इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। इन्होंने Z इज डिफाइंड एज 2ZR बाई A0, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा यहाँ डिफाइन किया है ना, ये दे रखा है, दिस इज द इक्वेशन। और ये कह रहे हैं बताओ रेडियल नोड की पोजीशन क्या होगी, रेडियल नोड की पोजीशन क्या होगी, है ना। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को 0 कर देंगे। अगर इस फंक्शन को 0 करेंगे तो ये 0 होगा क्या, नहीं। e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2 0 होगा क्या, नहीं। अब ये दो फंक्शन 0 हो सकते हैं, तो सिग्मा माइनस 1, सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12, these two can be 0। तो मान लो ये 0 है, दैट्स इट, पहले है ना, तो केस 1, सिग्मा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो सिग्मा इक्वल्स टू 1, सिग्मा की वैल्यू डाल दो, तो 2, हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 हो गई, तो 2R बाई A0 इक्वल्स टू 1, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, A0 बाई 2। समझ में आया? इन्होंने आंसर Z के टर्म्स में ही दे रखा है तो Z लिख देते हैं यहाँ, 2Z, A0 बाई 2Z पे हमें फर्स्ट लेट्स से नोड मिलेगा। अब समझते दूसरी बात, ठीक है। अब ये भी 0 हो सकता है, तो अब आपने क्वाड्रेटिक पढ़ ली है क्या, क्वाड्रेटिक हो गई क्या, ये सुनो जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, तो बताओ भाई इसके रूट क्या होंगे, सिग्मा की कौन सी वैल्यू के लिए आएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट डिवाइड बाई 2a, यही होता है ना। तो बस सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, +8 प्लस माइनस इसका 8 का होल स्क्वायर 64 माइनस, है ना, 12 इंटू 4 48 डिवाइड बाई a की वैल्यू 2, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आई, 8 प्लस माइनस रूट 16 बचा, ये तो
डिवाइड बाय 2। तो सिग्मा की वैल्यू आ गई यहाँ से, अगर ये रूट 16 4 हो जाएगा तो 8 प्लस 4/2 और 8 माइनस 4/2। तो 8 प्लस 4/2 की वैल्यू मतलब सिग्मा इक्वल्स टू 6, 8 माइनस 4/2 इज सिग्मा इक्वल्स टू 2। तो रख दो यहाँ पे 2ZR बाई n, 2ZR बाई a नॉट इक्वल्स टू 6, 2 से कट गया 3, तो r की वैल्यू आ गई 3 a नॉट बाई z, और r की वैल्यू क्या आ गई नेक्स्ट, है ना 2ZR बाई a नॉट इक्वल्स टू 2, है ना। सिग्मा की वैल्यू 2 आई ना, सिग्मा की वैल्यू 6 और 2, तो दोनों से हमने r की वैल्यू निकाली। एक r की वैल्यू आ गई 2 से 2 कट गया, इज इक्वल्स टू a नॉट बाई z। इन्होंने क्या पूछा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन। तो इन तीनों में मिनिमम पोजीशन कौन है, a नॉट बाई 2z, 3a नॉट बाई z और a नॉट बाई z में मिनिमम कौन है, ये। मैक्सिमम कौन सी है, ये। तो आंसर हो गया बस, a नॉट बाई 2z और 3a नॉट बाई z आंसर। ये क्लियर है, ये क्या समझ में, ये समझ में आया। क्या करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखने में इतना डिफिकल्ट जरूर लग रहा होगा, है ना। पहले ही बताओ, पता करो ये साई आर के लिए कौन से फंक्शन जीरो होंगे, ये जीरो होंगे, बस सिंपली सॉल्व कर लो बस, ठीक है। अब आप ये खुद से ट्राई करना घर पे बैठ के, तो हम कुछ और बातें बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर। यस सर गेट इक्विप्ड टू जेईई मेन का फर्स्ट बताओ ना। गेट इक्विप्ड टू जेईई मेन का फर्स्ट, ओके क्या है, तुम बोल दो तब तक मुझे तक पता है क्या है। सर अंडरस्टैंड का है। आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन एज दिस, एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, 13.6। अरे ठीक है, लेकिन वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है ना, ये तो जूल पर एटम में दे रखा है। तो ये भी बताया था E नॉट Z स्क्वायर, राइट। यस सर। अब क्योंकि यहाँ पे ये हमें कुछ और वैल्यू दे रखी है, तो 13.6 से हम करेंगे तो हमारे आंसर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जूल पर एटम में इन्होंने वैल्यू चेंज कर दी है, हालांकि ये वैल्यू भी क्या है 13.6 निकल के आएगी, ठीक है। तो ये E नॉट Z स्क्वायर है, किसके लिए, हीलियम प्लस आयन के लिए। तो लिख लो Z की वैल्यू 2, तो 4 E नॉट की वैल्यू दे रखी है आपको कुछ 19.6 समथिंग इनटू 10 टू पावर माइनस 18, राइट। एक मिनट अपने आप को म्यूट कर लो यार, पीछे बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, ठीक है। ये आ गया। अब ये कह रहे हैं फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी क्या होती है, माइनस E नॉट Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, है ना। फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है तो n की वैल्यू 1 हो गई, तो क्या आ जाएगा, माइनस E नॉट Z स्क्वायर। Z की वैल्यू कितनी है, लिथियम है 3, तो ये कह रहे हैं माइनस 9 E नॉट की वैल्यू बताओ। 4 E नॉट की वैल्यू पता है, तो माइनस 9 E नॉट की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो डिवाइड बाई 4 करो, इंटू 9 कर दो, तो माइनस 13 सॉरी ये क्या हो जाएगा, माइनस 19.6 डिवाइड बाई 4 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, ठीक है। इसको कट कर लेंगे, ये 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 9, 4.9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 4.41, है ना, 44.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। आया समझ में, ठीक है। ग्राफ नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग करना, चलो दैट्स इट।